Hello everyone, my name is Sachin Moria. Recently I have cleared my CTET exam paper 2. In this video I will share my strategy how I cleared my CTET exam within 15 days. Guys, जो strategy मैं आपको बताऊंगा ये strategy आपकी बहुत help करेगी. Whether you are a good student or a weak student, it will help both of you. Guys, मैंने सीटेट एग्ज़ाम मात्र 15 डेज़ में निकाला था और इस एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी. हाँ, मैंने 15 दिन मैंने पढ़ा था. 15 डेज़ का मतलब ये नहीं है कि आपको 15 डेज़ 2-3 घंटे आपने पढ़ लिया. 15 डेज़ मीन्स यू विल हैव टू स्टडी 7 to 8 आवर्स इन अ डे. तब जाके आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा. कोई भी एग्ज़ाम आज की डेट में ईजी नहीं आ रहा है. हर एग्ज़ाम को एकदम बारीकी से प्रिपेयर किया जा रहा है. एक स्ट्रेटेजी रखी जा रही है, ठीक है, कि बच्चों को कैसे हमें छांटना है, कैसे निकालना है. लेकिन ये एग्ज़ाम इसके बारे में हर किसी को पता है कैसे निकालना है, हर एक चीज़ पता है. उसके बाद भी बच्चे इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं. उसका मेन रीज़न ये है ना कि बच्चे एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो नहीं करते, बच्चे सिलेबस नहीं देखते, बच्चे सीधा बुक लेके आते हैं. किरण पब्लिकेशन की बुक ले ली, यूथ की बुक ले ली, उसको पढ़ लिया, 2-3 प्रैक्टिस सेट मार लिए, 4 प्रैक्टिस सेट मार लिए और उसके बाद वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं. बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं करते हैं. ठीक है गाइस, ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है कि आप निकाल नहीं पाओगे इस एग्ज़ाम को. इस एग्ज़ाम का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग नेचर है. ठीक है, तो आपको यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं, 90 मार्क्स चाहिए होते हैं. और इस एग्ज़ाम को 90 मार्क्स से थ्रू आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं. गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है तो मुझे पता भी नहीं है कि कैमरा एंगल कैसा है, मैं कहाँ देख रहा हूँ कहाँ नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है. बट मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे कुछ भाइयों की, मेरी कुछ बहनों की हेल्प हो जाए. ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको सिलेबस अपना डाउनलोड करना है. यू विल हैव टू डाउनलोड योर सिलेबस एंड टेक इट, पेस्ट इट वेयर यू स्टडी वॉल पे इसको पेस्ट करो, इसको एनालाइज करो. ठीक है, अच्छे से कि सीडीपी है, सीडीपी में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं. हिंदी है, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं. इंग्लिश है, इंग्लिश में कौन से चैप्टर आते हैं. ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर आते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा पोर्शन कवर होता है. इन सब चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सीटेट के एग्ज़ाम में कम से कम 90 नंबर है ना, 90 नंबर की तो पेडागोगी होती है. ठीक है, और पेडोलॉजी में आप आराम से 90 नंबर गेन कर सकते हैं. ठीक है, एक जनरल अवेयरनेस चाहिए होती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, उसके बेस पे आप आराम से 90 नंबर ले सकते हैं. क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है ये. ठीक है, तो सीडीपी की यदि हम बात करें तो गाइस सीडीपी के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं. उस क्वेश्चन को आप अपनी जनरल स्टैंडिंग से ही निकाल सकते हैं. ठीक है ना, बहुत एकदम जब आप पढ़ोगे ना तो पढ़ते के साथ ही आप जब उसमें 4 ऑप्शन देखते हो तो आपको आपका दिमाग अपने आप ही सजेस्ट करेगा कि इसका आंसर ये है. बट 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उसको आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है. ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो उसमें एक डेवलपमेंट और ग्रोथ चैप्टर आता है सीडीपी के अंदर. तो आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या है और ग्रोथ एक्चुअल में क्या है, दोनों में क्या अंतर है, आपको पता होना चाहिए. एक चैप्टर आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ठीक है ना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के ऊपर एक क्वेश्चन आता है. तो उसके बारे में भी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं. हर किसी का लेवल ना सेम नहीं होता, तो वो किसी न किसी रूप में ना भिन्न होता है. तो इसके लिए आपको ना वो पढ़ना पड़ेगा. पढ़ोगे तब समझोगे कि एक्चुअल में ना व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं. ठीक है, जैसे कि जो भी हम बीएड की हम तैयारी करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या हम क्या सीखते हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड सीखते हैं उसके अंदर. ठीक है ना, और उसमें हम समझते हैं एक बच्चा होता है ना, उसकी पूरी साइकोलॉजी कैसे होती है, वो बच्चे का ना मनोविज्ञान के बारे में हम जानते हैं कि एक बच्चा कैसे बड़ा होता है, उसे किस प्रकार की चीज़ें पसंद होती है. ठीक है, और वो किस किस एज पे उसका ग्रोथ का पीरियड होता है, डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, तो उसमें वो कैसे कैसे ना उसकी समझ बढ़ती है, कैसे कैसे विकसित होती है. तो इसके लिए आपको सीडीपी की बुक पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, पहले आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, बुक पढ़ने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर करनी पड़ेगी. इसके अलावा जीन प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं. ठीक है,
और कई सारे हैं इसके अंदर, तो आपको उनको भी जो है धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, जो भी उन्होंने जो है थ्योरी दी है, ठीक है। कई सारी थ्योरी जो है उन लोगों ने जो है दी है, उन लोगों ने इस्टेब्लिश जो है करी है उस थ्योरी को, तो उस थ्योरी को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो गाइस उसके लिए देखो, एक तो मैंने बताया 10 से 12 क्वेश्चन जो आएंगे एकदम इजी नेचर के होते हैं, आप जनरल अवेयरनेस से भी आप उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी जो जनरल एबिलिटी होती है ना, उससे आप आराम से सोल्व कर लेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ 10 से 12 क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तीसरी चीज़, कुछ सीडीपी के अंदर ना कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी ऑफ वर्ड्स होती है। जैसे कि उसके अंदर आएगा स्कैफ फोल्डिंग आया, एक वर्ड आया स्कैफ फोल्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये स्कैफ फोल्डिंग क्या है, ठीक है। पाड़ एक शब्द आया कि पाड़ क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, ठीक है। उसमें आएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, तो उसमें अभिसारी चिंतन क्या है, अपसारी चिंतन क्या है। ये देखो, जब आप ये शब्द को जब पढ़ोगे ना, आपको ये क्लियर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि मतलब 15 डेज़ में ही मतलब आप एकदम जो है निकाल दो एकदम। देखो, बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना क्लियर करने पड़ेंगे, और आप जो है एक दिन में 3 से 4 चैप्टर आराम से जो है पढ़ सकते हैं। और मात्र 5 दिन के अंदर, 5 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 4 दिन के अंदर आप जो है सीडीपी को ख़त्म कर सकते हैं। सीडीपी ख़त्म करने के बाद आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे आपको हिमांशी मैडम की वीडियोस मिल जाएंगी, सचिन सर की वीडियोस मिल जाएंगी, उनके महामैराथन जो है मिल जाएंगी। जब आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, महामैराथन को आप जो है देखेंगे, तो आपकी जो भी आपने पढ़ा है ना, तो आप उससे ना कोरिलेट कर पाएंगे, आप अपने अंडरस्टैंडिंग को ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सीडीपी की बात। और दूसरी चीज़, सीडीपी में आपको टारगेट लेके चलना है कि 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 में से हमें कम से कम 25 से 27 क्वेश्चन जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा। मैंने 21 स्कोर किया था, तो आपको करना पड़ेगा। थोड़ी सी जो है कुछ कमी रह गई थी, ठीक है, लेकिन मेरे पास मात्र 15 डेज़ थे, तो मैंने 15 डेज़ में ही जो है मैंने तैयारी करी अपनी, ठीक है। मेरे पास जो है समय भी नहीं था, घर पे बहुत सारे जो है काम होते हैं। इसके अलावा मैं जो है नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी तैयारी में लगे, तो उसका और इसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा जो है अलग हो जाता है, ठीक है। पीछे वो एग्ज़ाम भी जो है लीक हो गया था। तो ये हो गई हमारी सीडीपी की। फिर हम अपना आते हैं सब्जेक्टिव। देखो, सब्जेक्टिव में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक सोशल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, एक मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं। मैं दोनों के लिए जो है सजेस्ट करूँगा। सबसे पहले जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो गाइस आपको क्या करना है, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक्स आती है। तो जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट है, तो उसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसके अंदर आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछता है, वायुमंडल के बारे में, थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, इनके बारे में जो है पूछता है, ठीक है। कितने जो है मंडल होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं। जियोग्राफी से क्वेश्चन जो है टाइम को लेकर भी आता है कि इस समय जो है इलाहाबाद में इतना समय हो रहा है, तो बिहार में कितना समय हो रहा होगा, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है यार, ये तो एक जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा ये, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन आता है, ये टाइम का एसएसटी सोशल साइंस के अंतर्गत आप एक क्वेश्चन हमेशा जो है 6-7 साल से पूछा जा रहा है, जो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो भी हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो आपको जो है देखना पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको जो है सीखना पड़ेगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप बोलोगे तो मैं उसकी वीडियो भी जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो वहाँ से जो है आना ही आना है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल बेस आता है, कुछ चीज़ें जो कॉन्सेप्चुअल बेस होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं फैक्चुअल होती हैं। फैक्चुअल में जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि उसके अंदर किसी भी बुक का जो है आपसे नाम पूछ लेगा, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कोई भी जो है समाचार पत्र है या पत्रिका है, वो पूछ लेगा ये इस पत्रिका को जो है किसने निकाला था, गांधी जी ने कौन कौन से नेशनल मूवमेंट जो है चलाए थे, कब कब चलाए थे, उसका जो है क्रम पूछ लेगा, ठीक है। तो उसके लिए एनसीईआरटी, बच्चे जो है एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। मेरे पास एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं था, तो मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये यूपी टेट की मेरे पास बुक पड़ी हुई है, ये सी टेट की जो है मेरे पास जो है बुक पड़ी हुई है, ये देख लो आप। तो मैंने कैसे किया, तो सबसे पहले जो एसएसटी वाले स्टूडेंट ना वो समझें कि मैंने जो जितने भी फैक्चुअल थे ना, जो रटने वाले थे, देखो एसएसटी में जो चीज़ें जो है रटी जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है, उस कॉन्सेप्ट के आप हर एक चीज़ को रट नहीं सकते, आप कितना जो है रटेंगे। लेकिन जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी बुक्स हैं, उनके जो है राइटर्स हैं, वो बुक्स कब आई थी, जो भी संस्थान है, जो भी डेट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह होती हैं, वो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जियोग्राफी के अंदर चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको जो है समझने पड़ेंगे, ठीक है।
तो उसके आधार पे आप जो है इस एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से जो है क्लियर कर सकते हैं। और जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो भाई वो जैसे कि उनका मैथ का पोर्शन आ रहा है तो वो इन बुक्स के थ्रू से वो मैथ के जो है जैसे कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि CI SI में से आ रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, और इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं मीडियन मोड है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसके लिए तो भाई कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होती हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनके द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वो बहुत हाई लेवल का पढ़ा देते हैं, आपको जो है ना एकदम बेसिक पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं ना वो बेसिक लेवल के आते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होता है, जिसकी बहुत अच्छी मैथ है वही जो है उस क्वेश्चन को कर पाएगा, हर कोई जो है नहीं कर पाएगा। तो जो भी जर्नल क्वेश्चन है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, ये हर किसी को पता होना चाहिए, परसेंटेज, डिस्काउंट हर किसी को पता होना चाहिए, एवरेज हर किसी को पता होना चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस हर किसी को पता होना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन तो इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है भाई थोड़ा सा जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ जाते हैं, बेलन, आयत, इन सब से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये बुक्स जो है आपकी हेल्प करेंगी, ये किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का जो है स्टैंडर्ड क्या है, उस ऐसे क्वेश्चंस को आपको पकड़ना है, आपको उसमें प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, मैथ्स की आती है, SSC लेवल की आती है, उसकी आप तैयारी करोगे तो आपका जो है ईजिली जो है हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 में आपको कम से कम जो है 40 से 45 का जो है टारगेट बनाना चाहिए, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन जो है ना लेंदी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, कई बार कॉन्सेप्ट बेस पे आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है उसके नोट्स बना लेने हैं, उसको रट लेना है, और कुछ क्वेश्चन को जो है ना आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस पे उसका कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है बात हो गई। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं, जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, ठीक है। आप यदि इन अपने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे जो है फोकस कर लेंगे और इसमें कम से कम 30 से 35 जो है क्वेश्चन जो है कर लेंगे, तो ये आपको जो है बहुत अच्छा जो है एडवांटेज जो है दे देगा। इसके अलावा फिर भाई आता है हिंदी। देखो हिंदी को ना बच्चे जो है ना हल्के में ले लेते हैं। इसमें इस प्रकार की हिंदी आती है ना कि आपसे इसमें जो है ना व्याकरण नहीं पूछता, या आपसे उसमें जो है व्याकरण पूछ रहा है। इसमें आपका जो है एक पैराग्राफ आएगा, एक अनुच्छेद आएगा, उस अनुच्छेद को पढ़कर आपको आंसर देने हैं, ठीक है। और इसी में आपको एक क्वेश्चन उपसर्ग का पूछ लेगा, एक क्वेश्चन प्रत्यय का पूछ लेगा, एक विलोम पूछ लेगा, ठीक है। और फिर इसमें एक जो है ना एक पद्यांश, एक गद्यांश में से अपना जो है वो पूछ लेता है। एक कविता आ जाती है, एक कविता होगी, उस कविता को आपको पढ़ना पड़ेगा। कविता का पढ़ने के बाद उसमें आपको जो है बताने पड़ेगा कि इसमें भाई कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसमें कोई विलोम पूछ लेगा, उसका जो है शीर्षक जो है पूछ लेगा कि भाई इसका जो है कविता के पढ़ने के आधार पे इसका जो है शीर्षक क्या है। तो इसमें आपको व्याकरण पे ज़्यादा फोकस नहीं करना कि आप जो है व्याकरण पढ़ने लग जाएँ, ठीक है। इसमें उसी लेवल का जो है आता ही नहीं है। इसमें हिंदी की पैरागोगी आएगी, तो आपको उस पैडागोगी को जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें अब कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को जो है देख सकते हैं, वहाँ से उसकी जो है तैयारी कर सकते हैं। हिमांशी मैडम ने भी पढ़ाया हुआ है, सचिन सर ने भी पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा कुछ टीचर्स हो रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे इसको हिंदी के पोर्शन को जो है ना कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि आपको हिंदी को भी हल्के में लेना। ये यदि आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं, ये आपको ये मतलब हिंदी का जो ऐसा पोर्शन ना बहुत अच्छा जो एडवांटेज देता है। इसके अतिरिक्त हमारी जो सेकंड लैंग्वेज होती है, वो कुछ बच्चों संस्कृत चूज़ करते हैं, कुछ इंग्लिश चूज़ करते हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत नहीं आती और उनको इंग्लिश से जो है डर लगता है, तो इंग्लिश के डर के कारण वो संस्कृत लैंग्वेज ले लेते हैं, ठीक है। और यहीं पे उनको जो है नुकसान हो जाता है। देखो आपको लैंग्वेज वो प्रेफर करनी है जो आपको थोड़ी सी भी जो है समझ में आती है। जैसे कि संस्कृत और इंग्लिश की यदि हम दोनों की जो है बात करें, आपको एक हो कि इंग्लिश मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, बट हाँ मैं संस्कृत जो है मैं समझ लेती हूँ। मैंने 10th में 11th 12th में मैंने ग्रेजुएशन में अपनी जो है संस्कृत मैंने पढ़ी है। यदि आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ी लेकिन आपने इंग्लिश तो पढ़ी है ना, आप इंग्लिश पढ़ के उसको जो है समझ सकते हैं,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, इंग्लिश भी एकदम नॉर्मल लेवल की जो है इंग्लिश आती है, इंग्लिश में भी पेडोलॉजी आती है। जो भी आप हिंदी की तैयारी करेंगे वो हिंदी की तैयारी आपको इंग्लिश में हेल्प करेगी, इंग्लिश की तैयारी करेंगे इंग्लिश की तैयारी आपको हिंदी में हेल्प करेगी। बस इसमें डिफरेंस इतना रहता है कि इंग्लिश के अंदर एक पैराग्राफ आ जाता, 2 पैराग्राफ आ जाते हैं, उन कभी कभार एक पैराग्राफ आता है तो एक हमारा जो है पोयम आ जाती है, उसको पढ़ के आपको जो है आंसर देने पड़ते हैं, और बाकी हमारा जो है पेडोलॉजी वाला जो है सेक्शन होता है और हमें उसी को जो है कवर करना होता है। तो गाइस हिंदी में भी आप 30 में से कम 25-26 तक का जो है स्कोर करें, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर आप 15 से 20 स्कोर भी करते हैं, 22 स्कोर भी करते हैं, तो ये जो है बहुत इजी रहेगा। मेरे हिंदी में मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था, हिंदी को मैंने हल्के में ले लिया था, लेकिन इंग्लिश में मेरा जो है बहुत अच्छा स्कोर हुआ था। मेरा फर्स्ट जो मेरी लैंग्वेज थी, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी और सेकंड लैंग्वेज जो मेरी थी वो मेरी हिंदी थी। तो मेरा इंग्लिश में अच्छा स्कोर था, हिंदी में मेरा थोड़ा स्कोर जो है कम रह गया था, ठीक है। तो गाइस एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, एग्ज़ाम बहुत आसान है। आप 15 दिन में इसको आराम से बहुत अच्छे नंबर से जो है क्लियर कर सकते हैं। 90 नंबर 92 नंबर अच्छे नंबर ही हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग करना है। इसमें आप 120 ले लो, 110 ले लो, 150, 130 ये मैटर नहीं करता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको क्वालिफाइंग करना है। हाँ, आप जितना बेटर कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को तो लगातार जो है देते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप यूपी टेट की जो है बात करोगे या बिहार टेट की बात, किसी भी टेट की आपको जो है बात करनी है, तो उसके अंदर कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन, या अगर आप जो है दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली के अंदर DSSB की जो एग्ज़ाम, DSSB के थ्रू जो एग्ज़ाम आते हैं, DSSSB के थ्रू जो एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी जो है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है पेडोलॉजी के जो है पूछता है आपको। और इसके अतिरिक्त जो है KVS में भी पूछता है, बिहार में भी पूछता है, सब में आना ही आना है। तो इसलिए जब ये एग्ज़ाम आते हैं तो आपको मेरे ख्याल में 2-3 बार आपको ये एग्ज़ाम जो है देने चाहिए, ताकि आपका एक बेस अच्छे से जो है मजबूत हो जाए। और ये है कि हाँ, आपको अगर अपना मतलब जो भी आपका मार्क्स आया है उसको इम्प्रूव करना है और अच्छा जो है दिखाना है, तो इस एग्ज़ाम को आप जो है बार बार जो है दे सकते हैं। तो गाइज़ थैंक यू।